नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है तो देखिए, लिखा हुआ है कि व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कि जो व्यंजन ध्वनि है उसके निकट या तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन आ सकता है। इन दोनों में से अगर कोई भी हो तो जो व्यंजन में जो परिवर्तन होगा, व्यंजन का जो परिवर्तन है, उस व्यंजन के परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन में जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। स्वर का जो परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है और ये व्यंजन का जो परिवर्तन है वो व्यंजन संधि कहलाता है। फिर व्यंजन संधि को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। इसके 8 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 7 भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। 2 भागों को एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए 7 ही भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। यह 8 प्रकार की संधि होती है। पहला है घोष व्यंजन संधि, दूसरा अघोष व्यंजन संधि, तीसरा अनुनासिक व्यंजन संधि, चौथा तय की संधि, 5वां मूर्धन्य व तालव्यकरण संधि। एक तो मूर्धन्यकरण संधि और दूसरी तालव्यकरण संधि। यहीं पर यह 7 और 8 का भेद है। तो हमने इसको 2 संधियों को एक साथ में पढ़ा है ताकि आसानी समझ में आ जाए। मूर्धन्य व तालव्यकरण संधि। 6 नंबर है आगम व्यंजन संधि, 7 नंबर है लोप व्यंजन संधि। तो हमने इन 7 भागों में संधि को बांटा है। इसको 8 भागों में भी पढ़ सकते हैं। 8 भागों के लिए इसको अलग करना पड़ेगा। मूर्धन्यकरण संधि और तालव्यकरण संधि, ये 2 नाम से पढ़ जाते, तो 8 भाग हो जाते हैं। अगर इनको साथ में पढ़ते तो हम 7 भागों में संधि को पढ़ते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे घोष व्यंजन संधि। अब घोष क्या है, यानी कि सघोष व्यंजनों की संधि है और ये अघोष व्यंजनों संधि है। तो जो घोष व्यंजन होता है तो उसको घोष व्यंजन संधि कहते हैं, और परिणाम अघोष व्यंजन होता है तो उसको हम अघोष व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए, इनको विस्तार से समझते हैं। चलिए, लिखा है घोष व्यंजन संधि और इसका सूत्र है अघोष धन सघोष -5। अघोष का अपना तीसरा व्यंजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अघोष है, अघोष जो व्यंजन है वो 13 व्यंजन है। अघोष सब लोग जानते हैं, अघोष के 13 व्यंजन होते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और 5 वर्ग होते हैं, इसलिए ये 5 दूने 10 हो गए। और उसके बाद में जितने भी व्यंजन बचते हैं, ये 10 तो ये हो गए, और फिर से ऐसा या सा और ये से, तो ये तीनों जो से है ये 3 से, तो 10 और 3 13, इनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो व्यंजन तीसरा, चौथा, 5वां ये रहलवे और स्वर, ये सभी सघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अघोष। अघोष यानी कि पहला, दूसरे या से में से सामने हो और उसके बाद में सघोष हो। सघोष यानी स्वर भी हो सकता है। और तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, लेकिन -5 यानी कि 5वां व्यंजन नहीं होगा सघोष में से। ये 5वां -5 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5वां अक्षर नहीं होगा। अघोष के सामने सघोष होगा लेकिन 5वां अक्षर नहीं होगा, तो परिणाम क्या होगा, अघोष का अपना तीसरा व्यंजन हो जाता है। यानी कि अघोष का अपना तीसरा व्यंजन, अघोष जो है उसका अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन होते हैं, मतलब वो
आपके सघोष हो जाएगा, इसलिए इसको सघोष व्यंजन संधि कहा गया। तो देखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में देखिए, यदि अघोष व्यंजन के बाद कोई सघोष व्यंजन यानी कि पंचमाक्षर को छोड़ करके आए तो वे अघोष व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर है यानी कि घोष हो जाता है। यानी जो अघोष व्यंजन है वो सघोष व्यंजन सामने आने पर अघोष भी सघोष व्यंजन में बदल जाता है। तो इस तरह की संधि को हम घोष व्यंजन संधि या फिर सघोष व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे के, चे, टे, ते, पे के बाद में अगर स्वर हो या फिर ये, रे, ल, व, है हो या फिर गे, ग, ज, जा, ड, ढ, द, ध, ब, भ हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो पहला वर्ण है उसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उस तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे अगर के, चे, टे, ते, पे प्लस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण क्रम से ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो के है के गे में बदलेगा, चे जे में बदलेगा, टे डे में बदलेगा, जो ते है वो ते दे में और जो पे है वो पे बे में बदल जाएगा। नोट में लिखा वर्ग का पहला दूसरा वर्ण वे उसमें व्यंजन अघोष व्यंजन है। वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन है और उस व्यंजन यानी से सा है वो अघोष व्यंजन कहलाता है, बाकी सभी सघोष हैं। आगे देखते हैं। तो ये पहला नियम यहाँ पर लेते हैं, के, चे, टे, ते, पे प्लस वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्रम से गे, जे, ड, द, ब में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर के हो और के के सामने अगर ए आया हुआ है या फिर ए के समान कोई अन्य स्वर आया हुआ है तो के किस में बदलेगा, गे के अंदर। जैसे दिक, धन, अंबर, दिक, धन, अंत, दृक, धन, अंचल, ये हमने शब्द लिए हैं। दिक, धन, अंबर का दिगंबर जो के है वो गे में बदल रहा है। दिक, धन, अंत का दिगंत और दृक, धन, अंचल का दृगंचल, दृगंचल होगा। यानी कि जो ये के है, ये जो के है यह आपके अघोष ध्वनि है और इसके सामने सघोष ध्वनि आने पर ए आएगा या फिर ए के समान अन्य कोई भी मूल स्वर आ सकता है। उसके आने पर जो के है वो आपके घे में बदलेगा यानी कि घोष व्यंजन ध्वनि में बदल जाएगा। जो के है के की घोष व्यंजन ध्वनि ग है तो ये घे में बदलेगा। उसी प्रकार अगर चे है और चे के सामने कोई ए यानी कि स्वर या फिर अन्य स्वर आए हुए हैं तो चे जे में बदलेगा। जैसे अच, धन, अंत, नींच, धन, अंत, अच, धन, आदि, ये जो शब्द आए हुए इनमें ए और आ स्वर आए हुए हैं और यहाँ पर चे आया हुआ है और चे हलंत है। तो अच, धन, अंत के आगे अजंत होगा तो चे के आगे ए आया तो चे जे में बदलेगा। ऋंच, धन, अंत के ऋजंत होगा, चे का जे हो जाएगा और अच, धन, आदि का आजादी तो यहाँ पर आपके चे का जे हो रहा है। उसी प्रकार देखेंगे जो टे है टे के आगे अगर स्वर आया हुआ है तो ये टे डे में बदल जाता है। जैसे षट, धन, अंग, षट, धन, आनंद और षट, धन, दर्शन आया हुआ है तो षट, धन, अंग का षडंग होगा, टे का डे हो जाएगा। षट, धन, आनंद का षडानंद, टे का डे हो रहा आने से। षट, धन, दर्शन तो यहाँ पर दे है तो दे यहाँ पर आपके तीसरा व्यंजन है और ये आपके तेवा लाइन का है, दंत्य है जो कि टे के सामने आने पर ये इस टे का तीसरा व्यंजन होगा। जैसे डे हो जाएगा तो षट, धन, दर्शन का होगा षट दर्शन। उसी प्रकार ते है, ते के बाद में अगर कोई स्वर आया हुआ है तो देखिए
जगतन अम्बा शब्द ले रहे हैं तो ते के बाद में स्वर आने पर वो दे में बदलेगा। उदाहरण है जगत धन अम्बा, सत धन आनंद, भगवत धन गीता। ये जो शब्द हैं इन शब्दों में देखिए जगत धन अम्बा का होगा जगदम्बा, यानी ते है वो दे में बदल रहा है। उसी प्रकार सत धन आनंद का होगा सदा आनंद, ते का दे में बदलना यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी प्रकार भगवत धन गीता का भगवद गीता, तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, ग है, इसलिए ये दे हलंत ही रहेगा और भगवद गीता शब्द हो गया है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। अगर पे है और पे के आगे कोई स्वर आया हुआ है या फिर सघोष वर्ण आया हुआ है तो वो पे बे में बदल जाएगा। जैसे सुप धन अंत, यहाँ पर स्वर है, टिप धन अंत, यहाँ पर भी स्वर है, और अप धन दे। तो इस तरह के शब्द आने पर शुभ धन अंत का पे का बे में शुभंत, टिप धन अंत का तिबंत और अप धन दे का अब्द हो जाता है। आगे देखेंगे दूसरी संधि अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन संधि में होता है कि अगर सघोष व्यंजन आया हुआ पहले और उसके बाद में अगर अघोष व्यंजन है तो जो सघोष है सघोष का अघोष में बदलता है। तो ये अघोष केवल ते में ही बदलता है, अन्य इसके कोई उदाहरण हिंदी में नहीं है। तो स्पष्टीकरण हम इतना ही लिखेंगे कि अगर घोष व्यंजन दे है और दे के बाद में अगर के ते थे पे से ये आए हुए, ज़्यादातर ये शब्द आते हैं, कहते थे और पैसे, कहते थे पैसे, ये दे के सामने ज़्यादातर आते हैं तो दे का ते में परिवर्तन होता है। तो ये अघोष व्यंजन संधि है। इसके अलावा अन्य कोई उदाहरण सामने आए नहीं है। जैसे शरद धन काल, तद धन क्षण, उद धन तम, मृद धन टिका, ये जो शब्द है उद धन स्थान है। तो यहाँ शरद धन काल का शरद काल हो गया, दे का यहाँ प्रत्यय हो गया है। उसी प्रकार तद धन क्षण का तत्क्षण हो गया, उद धन तम का उत्तम। उसी प्रकार मृद धन टिका का मृतिका और उद धन स्थान का उत्थान हुआ है। तो ये अघोष व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि का ये छोटा सा स्पष्टीकरण है, छोटा सा नियम है। अगर दे के बाद में के ते थे पे और से आया हुआ है तो जो ये दे है दे का ते में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम अघोष व्यंजन संधि कहते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन हो तो सघोष का अघोष हो जाता है, यानी कि वो प्रथम जो वर्ण है उसमें बदल जाता है। अगला उदाहरण है तद धन पर, मृद धन पात्र, उद धन सा, उद धन सर्ग और तद धन सम। ये जो शब्द है इसमें देखिए तद धन पर का होगा तत्पर, दे का ते में परिवर्तन, मृद धन पात्र का मृत पात्र, उद धन सा का उत्साह, उद धन सर का उत्सर्ग, तद धन सम का तत्सम। तो ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, दे का ते में परिवर्तन हो रहा है। इसी को हम अघोष व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे की संधि है 3 नंबर संधि अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि में देखेंगे कि अनुनासिक या नाक से बोले जाने वाले और निर्णुनासिक या मुंह से बोले जाने वाले। अनुनासिक बोलते हैं नाक से बोले जाने वाले, निर्णुनासिक या मुंह से बोले जाने वाले। व्यंजनों के परस्पर निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे अनुनासिक व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन संधि परिभाषा देखी है कि जो नाक से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं और मुंह से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, इन दोनों व्यंजनों के परस्पर निकट आने से जो परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन व्यंजन में होगा तो उसे हम अनुनासिक व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये संधि 2 प्रकार की होती। नंबर 1 उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि
और नंबर 2 पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। इसका नियम है, अगर अघोष व्यंजन आया हुआ है, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि में लिखा अगर अघोष व्यंजन है और अघोष व्यंजन के बाद में अगर पंचमाक्षर है। अघोष व्यंजन का मतलब है वर्ग का पहला और दूसरा और फिर स। अगर इनके सामने कोई पंचमाक्षर आए, जो कि हमने पहले नियम के अंदर -5 यानी पंचमाक्षर नहीं हो सकता, इसीलिए लिखा था क्योंकि पंचमाक्षर आने पर यह परिवर्तन अलग होता है। तो पंचमाक्षर आए तो अघोष का अपना पंचमाक्षर होगा, ये तीसरा व्यंजन नहीं होगा अघोष का, अब की बार अघोष का पंचमाक्षर होगा, तो अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाएगा। तो ये सूत्र है और इसका स्पष्टीकरण देखा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ग से होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है और जो पांचवा वर्ण होगा वो उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का वर्ण पहले आया हुआ है। अगर के आया हुआ तो इसका गे होगा, चे आया हुआ है तो उसका ये होगा, टे आया हुआ तो हणे होगा, ते आया हुआ तो ने होगा और पे आया हुआ तो हणे होगा। इसी तरह से देखें, अगर के, चे, टे, ते, दे और पे आया हुआ है तो पंचमाक्षर अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। देखिए, अगर के आया हुआ है तो पंचमाक्षर ग होगा, चे आया हुआ तो पंचमाक्षर य होगा, टे आया हुआ तो पंचमाक्षर हणे, ते या दे आया हुआ तो पंचमाक्षर ने होगा और पे आया हुआ तो पंचमाक्षर में होगा। यहाँ पर ते है और कभी कभार हमें ते की जगह दे भी मिल सकता है, तो ये दे का भी कभी कभार ने हो जाता है। तो ये हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो इस तरह कि जो ये नियम है के सामने पंचमाक्षर हो तो गे और चे हो तो पंचमाक्षर ये, टे हो तो पंचमाक्षर हणे, ते या दे या ते हो तो पंचमाक्षर ने और पे हो तो पंचमाक्षर में हो जाता है। इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे कि अगर के, चे, टे, ते, दे प्लस पंचमाक्षर हो तो ग, हणे और ने हो जाता है, ने होगा। तो इन नियमों को यहाँ पर देखेंगे। अगर के सामने पंचमाक्षर है तो अंगे होगा, जैसे वांग धन में, दिग्धन नाग, दिक्धन मंडल। तो वाग्धन में का वांगमय, दिग्धन नाग का दिग्नाग और दिग्धन मंडल का दिग्मंडल। तो यहाँ पर यह परिवर्तन हो रहा है, के का गे हो रहा है, यहाँ पर के का ग हो रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसी प्रकार जो टे है, टे के सामने अगर पंचमाक्षर है तो टे का हणे हो जाता है। देखेंगे षट धन मास लिखा हुआ है, षट धन मुख है और षट धन मूर्ति लिखा हुआ। तो यहाँ पर षट धन मास का क्षण मास होगा, टे का हणे हो रहा है। षट धन मुख का क्षण मुख होगा, टे का हणे और षट धन मूर्ति का क्षण मूर्ति होगा। वैसे अगर ते आया हुआ है तो ते के बाद में अगर पंचमाक्षर है तो उसका ने हो जाता है। जैसे जगत धन नाथ, श्रीमद धन नारायण और सत धन मार्ग, ये शब्द हमने लिए हैं। तो इसमें जगत धन नाथ का जगन्नाथ, श्रीमद धन नारायण का श्रीमन नारायण, ते का ने हो रहा है, सत धन मार्ग का सन्मार्ग। उसी प्रकार अगर दे आया हुआ और पंचमाक्षर हो तो दे का भी ने होता है। जैसे उद्धन नयन, दे है लेकिन यहाँ पर दे का ते नहीं होकर के ने होगा। उद्धन मत और उद्धन मूलन, तो यहाँ पर होगा उद्धन नयन का उन्नयन, उद्धन मत का उन्मत और उद्धन मूलन का उन्मूलन। तो यहाँ पर हमने 4 नियम देखे हैं। अगर के बाद पंचमाक्षर तो गे, टे के बाद पंचमाक्षर हो तो हणे, ते के बाद पंचमाक्षर हो तो ने और दे के बाद पंचमाक्षर हो तो ने हो जाता है। तो इस तरह का यह परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं।
ये पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि है। उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ ली। ये है दूसरी संधि पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। अगर मैं है और मैं के बाद में मैं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्ण है तो मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्पर्श वर्ण का पंचमाक्षर या अनुस्वार, जो स्पर्श वर्ण है उसका पंचमाक्षर हो जाता है, और अगर स्पर्श वर्ण नहीं है तो उसका अनुस्वार होना ही होना है। और यहाँ पर आप पंचमाक्षर न लिख करके अनुस्वार भी लिख सकते हैं। जैसे क घ घ च झ ड ते दे धे ने पे बे भे ये र ल व स है। इसके बाद में अगर मैं हो तो यह अनुस्वार में परिवर्तित होता है। जैसे मैं के बाद में के ग और घ आया हुआ तो अंगे में होगा। जैसे अहम धनकार, समधनगत, समधनघटन और दिवस धनगत, ये जो शब्द है इसके अंदर अंगे भी हो सकता है और अनुस्वार भी हो सकता है। तो दोनों सही होंगे। तो मैंने एक ही नियम दिए यहाँ पर कि मैं का अनुस्वार, तो आप अनुस्वार ही लिखेंगे। अहम धनकार का अहंकार, समधनगत का संगत, समधनघटन का संगठन और दिवम धनगत का दिवंगत। उसी प्रकार देखेंगे मैं के बाद अगर चे और जे है तो इसका ये हो जाता है। इसी प्रकार देखेंगे अगर मैं के बाद में चे या जे हो तो इसका ये या अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण देखेंगे समधन चालन, किम धन चित, चिरम धन जीवी और समधन ज्ञा। तो समधन चालन का संचालन, और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं किम धन चित का किंचित, चिरम धन जीवी का चिरंजीवी, समधन ज्ञा का संज्ञा। तो ये मैं के बाद चाहिए जे आने पर होता है। आगे देखेंगे कि अगर मैं के बाद में डे आया हुआ तो उसका हने हो जाता है, जब दम धन डे, और ये दंड हो गया है। उसी प्रकार अगर मैं के बाद ते दे धे और ने आया हो तो उसका ने हो जाता है। जैसे समधन तोष, समधन दे, धुरम धन धर, समधन निहित। ये जो उदाहरण हम लिए हैं इसमें देखिए समधन तोष का संतोष, समधन दे का संदेह, धुरम धन धर का धुरंधर और समधन निहित का सन्निहित। तो यहाँ पर मैं का ने हो रहा, और अनुसार भी कर सकते हैं और ने भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं के बाद में ये रह ल और वह है तो अनुस्वार में बदलता ही। इसमें ये पंचमाक्षर नहीं होगा। समधन यो का देखिए समधन रक्षण, समधन लग्न और समधन विधान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समधन यो का संयोग होगा, समधन रक्षक का संरक्षक, समधन लग्न संलग्न, समधन विधान का संविधान। उसी प्रकार मैं के बाद से और है तो अनुसार में बदल जाता है। समधन से, समधन सर्ग और समधन हार। तो समधन स्मरण, तो यहाँ पर देखेंगे समधन से का संशय, समधन सर का संसर्ग, समधन हार का संहार और समधन स्मरण का समस्मरण। तो ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो ये उत्तर अनुनासिक संधि और पूर्व अनुनासिक संधि पूरी हो चुकी है। अब देखें मैं के बाद अगर पे बे और भे हो तो पी मैं का मैं हो जाता है, या अनुस्वार में बदल सकते हैं इसको। अगर समधन पादक है, समधन बोधन है, समधन भाव है, समधन प्रदान है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको अनुस्वार में भी बदल सकते हैं। समधन पादक का संपादक, समधन बोधन का संबोधन, समधन भाव का संभाव और समधन प्रदान का संप्रदान यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं के बाद में पे बे और भे है तो उसका मैं भी कर सकते हैं। जैसे यही उदाहरण हमने लिए हैं। समधन पादक
का संपादक भी कर सकते हैं, समधन बोधन का संबोधन, समधन भाव का संभाव और समधन प्रदान का संप्रदान, दोनों ही सही होंगे। अब अगर मैं के बाद में मैं हो तो मैं अनुस्वार में नहीं बदलेगा, मैं ही रहेगा। मैं के बाद मैं आने पर इसको अनुस्वार में नहीं बदल सकते। जैसे समधन मत का समधन बेलन मेलन और समधन मान, ये जो शब्द हैं समधन मिलित शब्द हैं, इनको देखेंगे। समधन मत का सम्मत, समधन मेलन का सम्मेलन, समधन मान का सम्मान और समधन मिलन का सम्मिलन होता है। तो यह मैं के बाद में आने पर वो अनुसार में नहीं बदलता, मैं ही रहता है। तो उत्तर इसमें देखें समधन मुख, समधन मोहन, समधन मति और यहाँ पर समधन मुख का सम्मुख, समधन मोहन का सम्मोहन और समधन मति का सम्मति। आगे देखेंगे इसको कि आगे संधि एक ते दे की संधि। तो आज हमने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़े हैं। सबसे पहला जो पढ़ा है वो आपके घोष व्यंजन संधि, दूसरी अघोष व्यंजन संधि और तीसरी हमने संधि पढ़ी है अनुनासिक व्यंजन संधि, जो कि 2 प्रकार की होती है, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि और पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। ते दे की संधि और अन्य नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन